पहुंच चुके हैं 4th चैप्टर पे, जो कि है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इस बुक का थ्योरेटिकल चैप्टर लास्ट ही बचा है, क्योंकि इसके बाद से आपके प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी थ्योरी आएगी, बट ये थ्योरेटिकल लाइक जो स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था उसका लास्ट है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट्स को पढ़ेंगे। अब इसमें ये वैसे बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस एक बेसिक कंसेप्ट को समझाया गया है जिसे आपने आगे पूरी बुक में यूज़ करना है। तो अब हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग के क्या बेस हैं, लाइक हम अकाउंटिंग को किस तरीके से करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, हम अकाउंटिंग को दो तरीके से करते हैं। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब लाइक आप अकाउंट्स में जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो कैश बेसिस पे करते हो। अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप रिकॉर्ड करोगे, जब आप किसी की पेमेंट दोगे तब आप रिकॉर्ड करोगे। यानी कि इसका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कैश के ऊपर। कैश आया तो आप लिख लेते हो, कैश गया तो आप लिख लेते हो। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इससे थोड़ा हटके है, हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? देखिए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्रू होती है, चाहे उसकी पेमेंट हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, अब मुझे उसका पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ना करूं? नहीं, ये बेसिस कहता है कि भाई अगर आपने किसी को सामान बेचा है तो आप उसको उसी समय लिख लो। आपको वेट नहीं करना कि जब आपको पैसा मिलेगा आप तब लिखोगे। ये मेथड ये कहता था जब आपको पैसा मिलेगा तब आप रिकॉर्ड करिए, अभी मत करिए। लेकिन ये मेथड ये कह रहा है कि जब भी आपकी ट्रांजैक्शंस एक्रू होती है, यानी कि जब वो आती हैं, जब वो एक्रू होती है यानी कि जब वो आती हैं, यही चीज़ होगी, आप उसे रिकॉर्ड करिए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको 4 चीज़ें हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? देखिए, आपने एक्सपेंस वर्ड सुना था, ठीक है, आपने इनकम वर्ड सुना है, ठीक है। एक्सपेंस दैट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ यूनिट या प्रोडक्ट, यानी कि जो भी सामान को बनाने के लिए हम खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब एक्सपेंस अगर आपने जिस डेट पे जाने थे उस डेट पर पे कर दिया, लाइक आपको 7th को सैलरी पे करनी होती है अपनी कंपनी की और आप 7th को ही सैलरी पे कर देते हो, तो वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, भाई करना था कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पे करना था बट आप नहीं कर पाए, ठीक है, जो आपको पे करने थे बट आप नहीं कर पाए। ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो अभी तक स्टैंड पोजीशन पे है, विच येट टू बी पेड एंड ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि जो चीज़ ड्यू हो चुकी है बट आपने पे नहीं करी। हमारे नॉर्मली लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हम लोगों का फ़ोन बिल होता है कि भाई हमें पता है कि 27, 28 लास्ट डेट है, लेकिन जब हम उसे पे नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं पे करना, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो एक्सपेंस अब हमारे लिए हमारी लायबिलिटी बन जाती है। पहले तक वो हमारे लिए खर्चा था, यार खर्चा है बिल पे करना है, खर्चा है बिल पे करना है। अब क्या है? जिम्मेदारी हो गई, भाई करना पड़ेगा अदरवाइज कनेक्शन कट जाएगा, राइट। अब वो क्या बन गई? आपके लिए लायबिलिटी बन गई। सेम कंपनी के साथ होता है, अगर कंपनी उसको उस डेट पे कर देती है, नॉर्मल एक्सपेंस था पे कर दिया, हर महीने होता है, लेकिन अगर कंपनी उसको पे नहीं कर पाती तो वो उसके लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो क्या बन गया वो उसके लिए? लायबिलिटी। तो ये हमेशा बैलेंस शीट के किस तरफ शो होता है? लायबिलिटी साइड, ठीक है।
इसके लिए क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं, ड्यू बट नॉट पेड, जो कि ड्यू हो चुका है बट अभी हमने पे नहीं किया। तो यानी कि अगर कंपनी ने जिस डेट पे करना था उस दिन नहीं किया तो अब वो उसे उस दिन रिकॉर्ड तो करेगा बट किस नाम से करेगा, एज अ लाइबिलिटी, कि अब उसकी जिम्मेदारी है उसको पे करना, अब उसके ऊपर मतलब एक तरीके से तलवार टंग रखी है कि उसको पे करना ही करना है। राइट, समझ आया। अब हम पढ़ेंगे आगे। एक्सपेंस एक और तरीके का होता है जिसको हम प्रीपेड बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है विच इज़ पेड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में पे कर दिया। ऐसे कौन सी चीज़ होती है, जनरली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम अपने मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, आपको वो यूज़ बाद में करना है लेकिन आपने उसका रिचार्ज पहले करा लिया, ठीक है, उसको हम प्रीपेड बोलते हैं कि आपने पहले ही पैसा दे चुके हो, पहले ही पैसा पे कर चुके हो उस चीज़ का। सेम कंपनी के लिए भी होता है। अगर कंपनी ऐसा कभी हो कि भाई उसको 27 को बिल पे करना है, ठीक है, और उसने 20th को बिल पे कर दिया, तो अब आज पे किया है, कंपनी को आज ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगी, वो अपने इस एक्सपेंस को जो कि उसने प्रीपेड कर दिया है इसको अपना एसेट बना लेगी कि भाई अब मेरे पास जो इतना टाइम था कि मुझे 20th को पे करना था बट मैंने 27th को पे करना था बट मैंने 20th को पे कर दिया, तो अब ये 7 दिन तक मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा। इसका मतलब है ये मेरे लिए एसेट रहेगा और जब 27 डेट आ जाएगी तब ये मेरे एसेट में से हट जाएगा, लेकिन 27 तारीख तक ये मेरे लिए एक एसेट के रूप में काम करेगा, यानी कि मैंने उसका पैसा पहले ही पे कर दिया है। राइट, अब पढ़ेंगे आगे। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू और थोड़ा सा क्लियर करूँगी इस चीज़ को कि देखिए, अगर कंपनी जैसे रेंट पे करती है, ठीक है, तो कंपनी रेंट पे करती है 10th ऑफ एवरी मंथ। अगर रेंट कंपनी 1 या 2 तारीख में पे कर देती है तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि कंपनी ने उसको पहले ही पे कर दिया। अगर कंपनी 10 तारीख के बाद भी उसे पे नहीं करती तो भाई वो एक तरीके से तलवार है जो कंपनी के ऊपर लटकी है और उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे कि भाई अब ये आपकी लायबिलिटी बन गई है, दो पे करो, नहीं तो आपका रेंट खाली मतलब मकान खाली करा लिया जाएगा, कंपनी की बिल्डिंग खाली करा ली जाएगी, तो ये आउटस्टैंडिंग बन जाता है। डिफरेंस क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड शो होते हैं बैलेंस शीट में, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड शो होते हैं बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें हम करेंगे इनकम। जैसे आपने एक्सपेंस के 2 नेचर पढ़े ना, अगर नॉर्मली डेट पे कर दिया एक्सपेंस था, पहले पे कर दिया प्रीपेड था, नहीं पे किया आउटस्टैंडिंग था। सेम इनकम के भी 2 नेचर होते हैं। अगर आपको जिस डेट पे पैसा मिलना था मिल गया, नॉर्मल इनकम है भाई, आनी थी आ गई। लेकिन अगर आपको इनकम मतलब लाइक पहले ही मिल जाए, आज नहीं था उसका समय लेकिन मिल गई है, अब ऐसे केस में क्या करेंगे, वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहलाती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे हम एडवांस रिसीव बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरे को अगर 10th को मेरी सैलरी आनी थी और मुझे 1st को ही सैलरी मिल गई तो वो मेरे लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, क्योंकि उसका अभी समय नहीं था और वो मुझे 10 दिन पहले मिल गई है। तो कंपनी में भी कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को अगर कोई इनकम होनी है, चाहे वो रेंट से होनी हो, चाहे वो कमीशन से होनी हो, चाहे वो इंटरेस्ट से होनी हो, जिस दिन मिलनी थी मिलती ओके था, लेकिन अगर उसको पहले मिल गई वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में आ जाती है। क्या क्या फ़र्क आएगा इससे बिज़नेस में, उससे बिज़नेस में ये फ़र्क आएगा कि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी कहाँ शो होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगी। क्यों भाई लायबिलिटी क्यों है, हमारी इनकम थी, पहले मिल गई तो मिल गई, नहीं पहले मिल गई तो मिल गई, लेकिन अभी वो 10 दिन पहले मिली है, 10 दिन तक हम उसके मालिक नहीं थे बट हमें मिल गई, तो 10 दिन तक वो हमारे लिए लायबिलिटी है, 10 दिन के बाद वो हमारे लिए नॉर्मल इनकम होगी। इसलिए कंपनी जो है एक्रूअल बेसिस पे जब काम करता है तो वो एक्रू को देखते हुए उस इनकम का एक्सपेंस का नेचर डिसाइड करते हैं। तो इसलिए इसमें भी हमने इनकम का नेचर डिसाइड किया कि भाई जो चीज़ हमें पहले मिल गई बट वो उस दिन नहीं मिलनी चाहिए थी, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है जब तक कि वो ड्यू ना हो जाए, जब तक कि उसकी डेट ना आ जाए कि हमें उस दिन मिलनी चाहिए थी। राइट,
इसी तरीके से आपकी इनकम एक होती है एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम दैट इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो आपने अर्न तो करी है बट आपको मिली नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने पैसा कमा लिया लेकिन अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, नहीं आप तो स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स नहीं हो तो जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि भाई काम कर लिया लेकिन सैलरी हाथ में नहीं आ रही, दैट इज़ एक्रूड इनकम। हम उसके लिए मेहनत कर चुके हैं बट वो हमारे हाथ में नहीं आया पैसा, तो उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, उस पर हमारा राइट है बट वो अभी हमें मिल नहीं रही। राइट तो है ना कंपनी के लिए, ऐसी इनकम जो उसने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं करी अभी तक, वो उसके लिए एसेट बन जाता है। यानी कि भाई कभी ना कभी तो उसे हमारे पास पैसा आएगा वहाँ से, और वो कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होता है। तो इसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और अगर हमें पहले मिल जाए तो उसे एडवांस रिसीव बोलते हैं। तो ये हमारे दो इनकम के नेचर थे, दो एक्सपेंस के नेचर हमने पढ़े, और इसमें हम यही सीखते हैं कि भाई कैश बेसिस में इन नेचर को कंसर्न नहीं किया जाता, जबकि एक्रूअल बेसिस में इन नेचर को कंसर्न करके हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे इनके बीच में डिफरेंस। अब हम करेंगे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए, इसका मैं डिफरेंस एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी, आप मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। लाइक अगर मुझे इस महीने सैलरी मिल जाती है, कौन से मंथ की? नेक्स्ट मंथ की सैलरी मैंने पहले ही अपनी कंपनी से निकलवा ली, ठीक है, तो क्या ये मेरे इस महीने की इनकम है या नेक्स्ट मंथ की इनकम है? बताओ। ये मेरे नेक्स्ट मंथ की इनकम है जो मैंने इस महीने निकलवा ली है। वो मेरी मेहनत का जो मुझे सैलरी मिलनी है वो मुझे नेक्स्ट मंथ मिलनी चाहिए थी, जो मैंने इस मंथ निकलवा ली, यानी कि एडवांस सैलरी ले ली कंपनी से। जनरली लोग लेते हैं लेकिन वो उस मंथ की उनकी सैलरी नहीं होती। ऐसे केस में क्या उस पर्सन को या उस कंपनी को उस मंथ की उसे सैलरी बनना चाहिए? नहीं, वो उस नेक्स्ट मंथ की ही सैलरी कहलाएगा और कंपनी के लिए वो उस नेक्स्ट मंथ का ही एक्सपेंस कहलाएगा, राइट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसको मना कर देता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसको सोच के नहीं चलता, वो सिर्फ ये कहता है आज पैसा मिला है ना, रिकॉर्ड कर लो। कैसे रिकॉर्ड करें? एज ए इनकम दिखा के रिकॉर्ड कर लिया। उनको मतलब नहीं है कि वो भाई प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है, एडवांस रिसीव्ड है, नहीं मतलब। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि ये नेक्स्ट मंथ की सैलरी है, मिल गई आज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे हम एज अ एडवांस रिसीव दिखाएंगे क्योंकि ये इनकम तो हमारी नेक्स्ट मंथ की ही कहलाएगी, इस मंथ की नहीं कहलाएगी। तो ये कंसिडर कौन करके चलता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली मैंडेटरी है हम लोगों के लिए, रिकॉग्नाइज्ड है कि भाई अगर कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो उसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बिहाफ पे जैसा फॉर्मेट है जो भी है उस बेसिस पे ही काम करना है, राइट। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप अपने नॉर्मली जनरल बिजनेस में कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कंपनी का अकाउंट फॉलो करोगे, टैक्स भरोगे, तो आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। 6 डिफरेंसेस लिखे हैं मैंने, बुक में थोड़े ज़्यादा हैं, अगर प्रेफर करते हो तो सारे पढ़ के जाना, अदरवाइज 6 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। तो हम ये पहले करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन्स। एक्रूअल बोथ, कैश भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करता है, यानी कि अगर आपने उधार पे पैसा दे दिया, मिल गया, वो भी रिकॉर्ड करता है। प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी हमने 4 चीज़ें पढ़ी, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्रूड इनकम, इग्नोर करके चलता है कौन? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि उसको कंसिडर करके चलता है कौन? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज नहीं है, जबकि आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली। फोर्थ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेस रिलायबल है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते उतना,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है जो कैश में आ रही हैं, इसके अलावा वो हर ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर मार के चलता है। तो आप उस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में दे भी रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर रिलायबल है क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके चलता है। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नॉट एसर्टेन, आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट P&L नहीं मिल पाता क्योंकि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है और उनको भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो हमारी इस महीने की थी या नेक्स्ट मंथ की है, ठीक है ना। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है क्योंकि अगर वो नेक्स्ट मंथ की जो हमने इस महीने रिसीव कर लिया हम उसे इनकम में से अपने हटा के नेक्स्ट मंथ की इनकम में ही दिखाते हैं। इस समय हम उसे एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास रखा है लेकिन है वो नेक्स्ट मंथ का। तो इसमें हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है क्योंकि जब आप सोच समझ के जस्टिफाई कर पाते हो कि कौन सा हमारा प्रीपेड है, कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है या एक्रूड इनकम है, तभी आप अकाउंट्स को कर पाते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के करे। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।